हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम विविधा में। विविधा ये वो मंच है जहां मुद्दे बेबाक और बेखौफ होकर उठाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सरोकार के लिए। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसा ही मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। मुद्दा है सांप्रदायिक हिंसा का। जी हाँ, सांप्रदायिक हिंसा। वोट बैंक के चलते कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन इसके तार कहीं ना कहीं उसी वोट बैंक की राजनीति से जुड़े होते हैं। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी गौरव शर्मा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता युवा कवि अमित शर्मा जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानूनविद अधिवक्ता नीरज शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं अपने मुद्दे पर चर्चा में जाने से पहले मैं सबसे पहला आपको यह बता देना चाहती हूँ, मुद्दे का विषय है सांप्रदायिक हिंसा, और हिंसा का सबसे हालिया उदाहरण आप ले लीजिए पटना में हुए मोदी जी की रैली में बम धमाके, या फिर जो मुजफ्फरनगर में फिर से हिंसा भड़क रही है। मैं पहला प्रश्न देती हूँ अमित जी को। अमित जी, जो ये सांप्रदायिक हिंसा होती है, जो इस प्रकार की घटना होती है, इसके पीछे का रहस्य क्या होता है? हमारे दर्शक हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे किसी एक या दो गुट की सोची समझी साजिश होती है, या फिर राजनीतिक लोगों के द्वारा बनी हुई बिसात होती है। क्या रहस्य होता है इसके पीछे? ये अल्पना जी, मैं आपको बता दूं, ये जो सांप्रदायिक हिंसा होती है ये किसी भी विशेष संप्रदाय की नहीं होती। कोई भी विशेष संप्रदाय दंगा नहीं चाहता। एक आम वर्ग हमारे देश में रहता है जिसको रोज कमाना है, रोज खाना है, वो दंगा नहीं चाहता। जो आदमी 100 रुपये 200 रुपये बड़ी मुश्किल से पैदा करना चाहता है, वो ना मस्जिद को तोड़ना चाहता है ना मंदिर को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है हम आपसी सद्भाव से रहे, भाईचारे से रहे, चाहे मंदिरों की घंटी बजे, चाहे मस्जिदों में अजान हो, लेकिन वो एक साथ रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको अपना हथियार बनाकर वोटों के लिए ये काम करते हैं। कुछ विशेष पार्टियां एक ही समुदाय की हो गई हैं। कुछ लोग हिंदू तुष्टीकरण की बात करते हैं, कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। आप इसमें समाजवादी पार्टी को ले लीजिए कि जिस वक्त मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, किसी भी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालना, उसके साथ खिलवाड़ करना, ये अपने आप में बहुत बेकार बात होती है। लेकिन ये बात हुई, लेकिन उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में जब ये बात पता लगी, उसके बाद दंगा भड़का, और दंगे में कितने निर्दोष लोग, बेकसूर लोग मारे गए, जिसकी भरपाई कोई भी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। बिल्कुल, बहुत सही कहा अमित जी आपने। आज तक उनके खून का हिसाब नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब आपका सीधा सीधा ये है कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं, पूरे तरीके से राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, पूरे तरीके से लिप्त होती है। मैं इसी चीज को लेकर जाती हूं गौरव जी के पास में। गौरव जी बताइए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या आपकी सरकार, यदि हम बात करें सांप्रदायिक हिंसा की, तो सबसे पहला नाम, जो सबसे पहली उंगली उठती है वो बीजेपी के ऊपर उठती है। आप बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोधरा कांड रहा हो, गुजरात दंगे रहे हो, या फिर पटना में हुए ये हिंसा हुआ हो, तो सबकी उंगली बीजेपी के ऊपर उठती है, और माना जाता है कि ये हिंदुत्व की कट्टर समर्थक पार्टी है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपके भी हाथ रंगे हुए हैं? मैम ये बताइए कि हिंदू होना अपराध है? बिल्कुल नहीं। तो आज के टाइम में हिंदू को क्यों मतलब ऐसे देखा जाता है कि ये कट्टर लोग हैं? नहीं, मुस्लिम कट्टर नहीं होते। नहीं, बात यहाँ हिंदू या मुस्लिम होने की नहीं है। बात यहाँ है कि आपकी पार्टी का नारा सीधा सीधा होता है हिंदुत्व। मैं यही क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ हिंदू नहीं रहता, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। अब तक इस देश में 4000 से ज्यादा दंगे हुए हैं जी। केवल 2 या 3 दंगे ऐसे हैं जिन पर भाजपा का नाम लिया जाता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। 900 से अधिक दंगे कांग्रेस, सपा, बसपा या आरजेडी या पूरे देश में कितनी पार्टियां उनके नाम पे है। तो क्या वो पार्टियां हिंदुत्व नहीं चाहती हैं? क्या वो पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है? केवल भाजपा ही मुस्लिम विरोधी आपको लगती है? आप सबसे बड़ा उदाहरण 1989 में जो भागलपुर में दंगे हुए थे, 1000 मुस्लिम उसमें मारा गया था। हम लोग
हम लोग बाबरी मस्जिद नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते, हम गोधरा नहीं भूल सकते। अयोध्या मुद्दे से और आतंकवाद मुद्दे से आप अलग लेके जा रहे हैं। नहीं, मुद्दा है मुजफ्फरनगर, आतंकवाद नहीं, मुद्दा है सांप्रदायिक हिंसा। मुजफ्फरनगर ही नहीं, हर जगह हो रही सांप्रदायिक हिंसा। क्या उसमें केवल हिंदू मरा? क्या उसमें केवल मुसलमान मरा? ऐसा तो नहीं है ना, मुसलमान ही मरा, केवल मुसलमान ही लोग मारे गए हैं, हिंदू के लोग ही मरे हैं, सब लोग मरे हैं ना वहाँ। लेकिन पकड़ा कौन गया? केवल बीजेपी। सपा कहाँ है? सपा के नेता उन्होंने बयान नहीं दिया था क्या? क्या उन्होंने, बसपा के लोगों ने बयान नहीं दिया था वहाँ मुसलमानों ने? आपकी बात चलिए मान लेते हैं 1% सही है। अब हम आगे की बात लेकर चलते हैं। जब बीजेपी के नेता कहीं रैली के लिए जाते हैं तो उनके पीछे ही आतंक, ये जो सांप्रदायिक हिंसा है, उन्हीं के ही संरक्षण में क्यों पैदा हो जाती है? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसमें कितना बड़ा सांप्रदायिक हिंसा पैदा हुई। और अभी हाल ही में मोदी जी की जो पटना में रैली हुई, आप उस हिंसा का अभी तक वैसे खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सीधी सीधी उंगली जा रही है वो बीजेपी के सर ही जा रही है। मैम, इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए हैं, नंबर 1। पहले आपको मैं कंफर्म करूं, उसके बाद मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी रैली होने के बाद लाखों लोग, 6.5-7 लाख लोग होने के बाद प्रशासन के इंतजाम वहाँ पूरे नहीं थे। इतनी बड़ी रैली में लाखों लोग मरते, भगदड़ मचती वहाँ। लेकिन आपने सही कहा। मैं बीच में ही आपको बताना चाहूंगी, 27 अक्टूबर को ये रैली हुई, लेकिन 23 अक्टूबर को वहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। वो प्रशासन का काम था ना, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी ना। लेकिन रैली आपकी नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार थी। हमने ही इतनी बड़ी जो वहाँ एक भगदड़ होने वाली थी, हमने बचाया। हमारे नेताओं ने मंच को संभाला, वहाँ पता नहीं लगने दिया कि इतना बड़ा एक मतलब बम विस्फोट हुए हैं। मंच से बताया गया कि आप बने रहें, बिल्कुल भगदड़ ना मचाएं, उनसे शांति बनाए रखने की अपील की गई। यदि हम चाहते वो दंगा कितना बड़ा, वो कितनी भगदड़ होती वहाँ। यदि हम ये बोल देते कि यहाँ 9 बम विस्फोट हो चुके हैं तो भगदड़ मच जाती, वहाँ हजारों लोग मरते। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? जी, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी पार्टी ने प्रशासन को संभाला, लेकिन हाल ही में कल जो मोदी जी का बयान आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, उस बयान पर अगर मैं नजर डालूं तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि यदि पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो नजारा कुछ और ही होता। बिल्कुल मैम। हाँ। आज यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, तो ये बटा क्यों? किसने बांटा? बीजेपी नहीं थी ना, ये कांग्रेस ही थी ना, महात्मा गांधी थे ना। क्यों उन्होंने ऐसा देश को बांट के हिंदू मुस्लिम अलग किया? हत्या के तार भी तो बीजेपी से ही जोड़े जाते हैं। मैम, जोड़ा क्या नहीं जाता है? जोड़ा तो ये भी जाता है कि वल्लभ भाई पटेल ऐसे नेता थे जिन्होंने मुसलमानों को धमका के यूनिटी बनाई देश में। होता है आग वहीं से उठती है। चलिए, कोई नहीं, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जो उन्होंने स्टैचू बनवाने की बात की है, ठीक, उसमें तकरीबन करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, अरबों रुपया खर्चा हो रहा है। यदि वो देश के विकास में लगाया जाए, हमें भी श्रद्धा है, मीडिया भी इस बात को मानता है कि पटेल ने भारतीय रियासतों का विलय कराया, हम भी उनके लिए प्रेम भाव रखते हैं। लेकिन यदि वो देश की समस्याओं पर आज खर्चा जाए तो कहीं देश विकास में आगे जाएगा। मैं वो जो खर्चा है ना, वो किसी पार्टी का है ना वो किसी व्यक्ति का है, वो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों से भीख मांग के, झोली मांग के, 2-2 रुपए 1-1 रुपए लेके और उनसे कुछ मिट्टी लेके, कुछ ग्राम लोहा लेके, जो गांव के किसान है उनसे बनाया जा रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा बजट नहीं है कि 10,000 करोड़ का, केवल करोड़ों में है, वो भी लोगों से भीख के रूप में लिया जा रहा है। इसलिए हम आरोप नहीं लगाएंगे। मैं पूछना चाहूंगी, जब मायावती मूर्तियां लगवा रही थी, वो भी तो दलित समाज से चंदा मांग रही थी। हजारों करोड़ का बजट था, या केवल करोड़ों में क्यों रुकवाया गया? हजारों करोड़ और केवल करोड़, बहुत अंतर आता है। ठीक है, आप एक ऐसे नेता को, एक बहुत बड़े व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश की यूनिटी में सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसका योगदान आज तक कोई भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल, उनका योगदान है और हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा कि यदि इसको स्टैचू ना बनाकर उन देशवासियों के विकास में लगाया जाए जिनके लिए पटेल ने अपने जीवन भर मेहनत की थी। मैम, देश के 4 बड़े हिस्से, जिनको हम गुजरात भी कहते हैं, मध्य प्रदेश भी कहते हैं, राज्यों में, और आप आएंगे छत्तीसगढ़ में भी आइए, झारखंड भी आइए, बिहार भी आइए, जहां भी बीजेपी है, हमारा नारा ही विकास है। अटल जी एक विकास पुरुष माना गया है, उन्हें यो कहते हैं कि ये युग पुरुष है। क्यों? केवल विकास के लिए। बीजेपी ने 5 साल में विकास किया है, आगे भी करेगी, और मोदी जी की तरह, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी सरकार हमारे साथ इसी चर्चा में अधिवक्ता
कानूनी सलाहकार हमारे साथ में नीरज शर्मा जी बने हुए हैं। नीरज शर्मा जी, मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं, इस वक्त जो दंगों की स्थिति बनी हुई है, जो गुजरात में हुआ है पहले, या अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुआ है, या पटना में हुआ है, इसके लिए कानूनी किसी हमारे संविधान में संशोधन की जरूरत है? देखिए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो अपने हाथ खड़े कर चुका है, वहां से बयान आया है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक थी, लेकिन अब जो बात है अब कानून पर है, तो क्या कानूनी संशोधन की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, या कानून है ही नहीं? जी, जानना चाहूंगी। अल्पना जी, जहां तक इस सांप्रदायिक हिंसा की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं जी, इस देश के अंदर न तो कानून का अभाव है जी, और ना ही ऐसी एजेंसियों का अभाव है जो इस आतंकवाद या सांप्रदायिक हिंसा को ना रोक सकें। जी, असली मुद्दा है उनके क्रियान्वयन का। जी, जहां निजाम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं करता है, ठीक से नहीं निभा पाता जी। है, वहां आवाम दुखी रहता है। जी, सांप्रदायिक हिंसा की विषय पर जो मुजफ्फरनगर की घटना है, जी, उसकी अगर तह में आप जाएंगे, उसकी अगर विवेचना शुरू करेंगे, जी, 27 अगस्त के दिन जिन 2 नौजवान लड़कों की हत्या वहां हुई थी, जी, उस हत्या के पश्चात जिन लोगों को नामजद किया गया था, जी, उन नामजद लोगों को अगर समय रहते जी। स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो राजनेता उनको संरक्षण दे रहे थे हत्यारों को, जी, जी। उनकी भूमिका अगर ठीक होती जी। तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। जी, किसी भी बड़ी घटना के पीछे छोटी घटना का हाथ होता है। बिल्कुल। अगर छोटे स्तर पर हम चीजों को संवार लेते हैं, जी। ठीक कर लेते हैं, तो बड़ी घटनाएं जी। नहीं होती हैं। जी, दूसरा, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर जी, 224 का बहुमत लेकर माननीय अखिलेश जी की सरकार आई है, जी, अखिलेश जी को लोगों ने बहुत जन समर्थन दिया जी, और 224 का बहुमत अपने आप में ऐतिहासिक बहुमत था। जी, पूर्ण रूप से वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं थे, जी, फुल मेजोरिटी की उनकी गवर्नमेंट थी। जी, इसके बावजूद भी उनके निर्णय ठीक नहीं थे। एक संप्रदाय विशेष या वर्ग विशेष के लिए उन्होंने जो निर्णय किए, जी, उस निर्णय का यह परिणाम था कि एक वर्ग में ऐसी भावना पैदा हुई जी। कि यह सरकार हमारी है। जी, जब जहां चाहे मायावती जी का वर्ग हो जी। या अखिलेश जी का वर्ग हो, जी। मैं किसी वर्ग विशेष का नाम न लेते हुए इंगित जी, करना जी, चाहूंगा, जी, जी, तब ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर के अंदर भी हुआ, उसके एक कैबिनेट मिनिस्टर जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, जी। उनकी भूमिका भी आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से सामने आई है। जी, और जो नामजद लोग थे उनमें भी एक पार्टी विशेष के लोगों को जी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद किया गया जी, और दूसरी पार्टी के लोगों को जी, चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से लखनऊ पहुंचाया गया। जी, इन सब चीजों से जनता में अविश्वास का भाव सरकार के प्रति खड़ा होता जी, है। बिल्कुल। और जब जनता में अविश्वास का भाव प्रकट होता है जी, और कानून का भय समाप्त होता है, जी, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। हिंसा चाहे सांप्रदायिक हो, जी, चाहे जातीय हो, जी, चाहे अन्य कोई विषय माओवाद का हो या जी, नक्सलवाद का हो, बिल्कुल। हिंसा नीरज जी, किसी भी तरह से प्रश्न जायज अभी नहीं भी है। वहीं बना हुआ है कि कानूनी संशोधन की कितनी जरूरत है, क्या नए कानून बनने चाहिए इस चीज को रोकने के लिए? अल्पना जी, इस देश का दुर्भाग्य है, जी, यहाँ अदालत एक व्यक्ति को अभियुक्त करार देते हुए आतंकवादियों का ट्रायल चलाना चाहती है जी, और सरकारें उनको रिहा करने के लिए अपीलें करती हैं अदालत के जी, अंदर। बिल्कुल। अभी अमित अभी शाह का अभी नाम आ चुका है अब तक, लेकिन कुछ उस पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख दी जाती रहती है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। बिल्कुल सही। जी, देखिए जो मामला अदालत में चल रहा है, जी। उसके विषय में कुछ भी कहना अदालत की अवमानना का जी। संदर्भ माना जाता जी। है। अल्पना जी, लेकिन मेरा जो विषय है जी। वह है कानून होने के पश्चात भी उनके क्रियान्वयन का है। जी, आपकी एजेंसी ने जो पुलिस बल है या बीएसएफ है या एटीएस है जी, या अन्य कोई है, जी, जो आतंकवादी पकड़े हैं, जी, उनको साक्ष्य के साथ अदालत में प्रस्तुत किया है। जी। लेकिन इस देश के गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि एक वर्ग विशेष को परेशान ना किया जाए, उनका उत्पीड़न ना किया जाए, जी, जी। तो उस वर्ग विशेष का मोरल जी, इसी प्रकार अखिलेश जी की सरकार ने जो फैजाबाद का बम विस्फोट हुआ था, जी, उस विस्फोट में जिन आतंकवादियों की भूमिका थी, जी, 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 उनको छोड़ने के लिए जिस प्रकार से गृह विभाग ने पत्र भेजा, जी। ये सब चीजें प्रोत्साहित करती हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो जी। समाज में सांप्रदायिक अथवा गलत भावना के साथ काम बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक प्रश्न लेकर जाती हूँ अमित शर्मा जी के पास में। अमित शर्मा जी, आप समाज में सक्रिय है, आप भी क्या इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता
पहले तो समाज का सेवा करने का ढोंग रचते हैं, फिर उसके बाद में या तो अपनी पार्टी बना लेते हैं, हिडन रूप से किसी पार्टी में आकर जुड़ जाते हैं। आप हालिया के उदाहरण ले लीजिए, जैसे केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी बना ली, आरएसएस खुद को एक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ बताता है, लेकिन उसके भाषणों में जो चर्चा होती है वो चर्चा राजनीति की होती है और वो चर्चा धर्म को राजनीति में पिरो देती है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये कि सामाजिक कार्यकर्ता अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं या नहीं? ये अल्पना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता का राजनीति में जाना कोई गलत नहीं है। हम कोई भी एक्टिविटी समाज में करते हैं वो राजनीति है, लेकिन लोगों ने आज राजनीति की परिभाषा इतनी गलत बना दी है। अगर घर में किसी दो भाइयों की लड़ाई भी हो जाए तो एक भाई कहता है कि मेरे साथ राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति वो नहीं है। राजनीति का मतलब राज प्लस नीति, मतलब नीतियों के आधार पर शासन करना, लेकिन हमारे देश में वो नहीं हो रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति ज्वाइन करता तो वो गलत है। मैं चाहता हूं अच्छे लोग राजनीति में आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं, हमारे देश को बांटने का काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और बस मैं ये बात बहुत सही कहा अमित जी आपने कि चोर चोर मौसेरे भाई। जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहती हूँ कि जो सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए, ना वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, वो हमारे देश के आम इंसान थे। मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहूंगी कि आज लोकतंत्र पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्या वो जायज हैं? आप अपनी राय हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर दे सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन लाइन पर चल रहे हैं और एसएमएस के जरिए भी हमें दे सकते हैं। नंबर मैं आपको नोट करा देती हूँ, 9350990139, 8860218760। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा के साथ। आम जनता की जरूरतों से सरोकार रखता हमारा ये विशेष कार्यक्रम विविधा। देखते रहिए रफ्तार टाइम न्यूज।